हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 को, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविधता की समझ। आइए फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। भेदभाव एवं असमानता, यानी इंग्लिश में भेदभाव को डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, असमानता को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज़। तो इसके बारे में देखते हैं कि आखिर भेदभाव और असमानता होता क्या है। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसे घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा यानी अनएजुकेशन, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों और दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भेदभाव और असमानता के बारे में समझाया जा रहा है कि आपने पहले पढ़ चुका है विविधता के बारे में, और हमने देखा कि विविधता जो है कैसे हमारे जीवन को समृद्ध यानी अच्छी बनाती है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे घटनाएं होती है जिससे क्या होता है कि हम लोग को दुख होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारों को श्रेष्ठ समझते हैं, यानी कि बहुत अच्छा समझा जाता है, और कुछ लोगों को क्या समझा जाता है, यानी दृष्टिहीन, यानी कि बहुत नीचा नीचा देखा जाता है। ठीक है। समाज में यानी अशिक्षा हो गया, अविश्वास हो गया या अंधविश्वास, गरीबी वगैरह, ये सब मुख्य कारण होता है भेदभाव के। मतलब एक दूसरे से हम डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करते हैं। ठीक है। ये सब क्या होता है कि ये असमानता देखने को मिलती है, और ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। ठीक है। और भेदभाव देखते हैं कि गरीब है, अगर एक अमीर है तो वो गरीब को मतलब उस तरजीह से नहीं देखता है, तो उसमें क्या है कि भेदभाव हो रहा है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं राम जीवन का कहानी। राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर भी वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है। 2 बेटियां होने के कारण वह काफ़ी चिंतित रहने लगा। बेटे की चाहत में वह मंदिरों, मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी लड़के की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी, और साथ में उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेलकूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन की बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक परिवार में बेटा और बेटी दोनों होते हैं, जिसमें बेटा को ज़्यादा एक तरह से महत्व दिया जा रहा है। इस कहानी में ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, यानी भेदभाव मतलब वही डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव किस तरीके से कर रहा है। पढ़ाई में क्या कर रहा है कि बेटे को अच्छी तरह से उसको एजुकेशन दे रहा है, वहीं बेटी को एक तरह से कम महत्व दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से भेदभाव हो गया। ठीक है। लैंगिक असमानता को दर्शाता है, और ये जब भेदभाव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता को दर्शाता है। क्योंकि लैंगिक मतलब एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का एक लड़की का वहाँ पे एक तरह से बात हो रहा है। ठीक है। इसलिए
लैंगिक यानी जेंडर को दर्शाता है। लैंगिक मतलब जेंडर, यानी जेंडर में क्या आता है, लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी कि फीमेल और मेल। तो ये क्या होता है, असमानता यानी कि इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। प्रश्न, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है यानी लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए, तो आप इसको बता सकते हैं। ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर के रूप में यानी मेल और फीमेल के बेस पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए इसको लैंगिक भेदभाव बोलेंगे या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश में इसको बोलेंगे। परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीबों के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा, आइए इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 का जन्म महार जाति में हुआ था। महार मतलब एक बहुत ही निचली क्रम की एक जाति होती है हमारे समुदाय में। उस जाति में किनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और महार जाति वो जाति था जिसको अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे कहानी बताई जा रही है कि ये एक महार जाति में पैदा हुए थे। और महार जाति वो जाति है जिसको यानी कि बहुत निचले क्रम की दर्जा दी गई है, हमारे सोसाइटी में दी गई थी उस टाइम, और इसको अछूत मानी जाती थी। महार लोग क्या होते थे, गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो कि उनके फादर यानी पिता या जो भी घर परिवार में जो लोग करते थे। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था क्योंकि उनको अछूत माना जाता था। गांव के अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं थी, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन था यानी महार जाति के। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की यानी एजुकेशन पूरी की और वकील बनने के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। क्योंकि जो जाति व्यवस्था है जिसमें मतलब जकड़े हुए थे उस चीज़ को तोड़ना, ठीक है। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, यानी कोई बंधक नहीं हो कि ये आदमी जा सकता है, ये आदमी नहीं प्रवेश कर सकता है मंदिर में या कहीं भी। स्कूल में, इवन स्कूल में भी इनको इजाज़त नहीं थी अंबेडकर साहब को जाने की। तो उस चीज़ को एक तरह से ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। कौन, डॉक्टर अंबेडकर। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यानी बहुत लंबे समय तक क्या किया गया, दलित लोगों को क्या किया गया, एजुकेशन और हेल्थ और जो भी रिलीजियस प्रक्रिया जो होता है उसमें उनको दूर रखा जाता था, मतलब उसमें उनको जाने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, यानी टेंपल में भी घुसने नहीं दिया जाता था। किनको, यानी दलित लोगों को। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, यानी कि ये जो प्रथा लोग बनाए थे उस समय के,
वो प्रथा गलत थी। उसको ये सब जितने भी महापुरुष थे उस समय के, इन्होंने इस प्रथा को गलत बताया। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोग के साथ बराबरी का व्यवहार हो, यानी कि जस्टिस एक तरह से न्याय। अगर जस्टिस तभी होगा जब सब लोगों के साथ एक बराबरी यानी इक्वल व्यवहार होगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। यानी बताया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत, जब हमारी भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। यहाँ पे प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय यानी जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म यानी कि जो आपकी सोचने की विचार है, जो आपकी फ्रीडम होनी चाहिए, जो आपकी बिलीफ है या जो भी रिलीजन है उसकी स्वतंत्रता यानी कि उसकी फ्रीडम है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी कि यह सांस्कृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रपित करते हैं। तो ये हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, ठीक है, उस पे ये चीज़ दर्शाया गया है, जो कि मोटा मोटी पूरी चीज़ इसमें दर्शा दिया गया है कि हमारी किस किस चीज़ की आज़ादी है, किस किस चीज़ को बताया गया, वो सब चीज़ को छोटे छोटे टर्मों में यहाँ पे बता दिया गया है। आइए यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। अगर किसी के साथ आप भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखे हैं तो आप ज़रूर बताइए। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है? आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, समाज में भेदभाव क्यों होता है, इस चीज़ को क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। कविता, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या बने एक खाक से, दूर क्या गरीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे पहन के रेशमी लिबास, तुम बदल न जाओगे सभी है एक जाति, हम स्वर्ण या अवर्ण, क्या लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या जी एक है, तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है सबका समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने हैं मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीरें क्या, लहू का रंग एक अमीर क्या गरीब है। तो यहाँ पे एक कविता के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सब एक है, या आखिर अमीर हो गरीब हो या किसी के पास लिबास हो या कोई बहुत क्या है यानी कि मर्द हो औरत हो या जो चीज़ भी है, उस चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है कि हम एक है। आइए यहाँ पे देखते हैं अभ्यास, ये क्वेश्चन आंसर है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? किस आधार पे? आपने राम जीवन की कहानी पढ़ी जिसमें आपने देखा कि वहाँ पे एजुकेशन को लेकर कैसे अपने बेटा और बेटी में वो एक तरह से भेदभाव कर रहे थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर है, उसको हम अलग से करा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।